हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि जनरली मैं ये बोलता हूं कि आप सिर्फ अपना काम करिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, पड़ोसी कैसी बातें कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी प्रकार से कोई रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस एक लाइन में आज आपको बताना चाहता हूँ, उसी चीज़ को समझाने के लिए कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। तो जवाब आपको अपनी बातों से देने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप किसी को कुछ जवाब देना भी चाहते हैं तो अपने कामों से दीजिए, अपने कार्यों से दीजिए। तो आप बस पढ़ाई करिए, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी। आज वही लोग जो आपके बारे में नकारात्मकता फैलाते हैं, कल वही बोलेंगे कि यार उनका बेटा उनकी बेटी जो है वो रात दिन पढ़ाई करते थे, इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ है। बात समझ में आ रही है? चलिए, दुनिया है ऐसे ही चलती है, बातचीत करना उसका काम है। क्वेश्चन ऑफ लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो ये था कि हु बिकम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू टेक 150 ओडीआई विकेट्स। सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर जो हैं वो कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं कुलदीप यादव। और कुलदीप यादव ने अभी एशिया कप में लगातार 2 मैचों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। बात समझ में आ रही है? तो कुलदीप यादव जो है वो सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बन गए हैं। अगर मैं बात करूं, कुलदीप यादव वनडे विकेट तक पहुंचने वाले चौथे सबसे तेज स्पिनर हैं। उनसे ऊपर अगर हम देखें, ओवरऑल बात कर रहे हैं ना, अगर इंडिया की बात करें तब तो ये 150, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो वहां पर इनका नाम जो है वो लिया जाता है। उनसे ऊपर अगर देखें तो श्रीलंका के अजंता मेंडिस, जिनके पास में 84 अगर हम देखें तो मैचेस में, अगर आप देखेंगे तो 84 मैचेस में ये उन्होंने हासिल किया था। राशिद खान अफगानिस्तान की आप देखेंगे आज भी खेल रहे हैं, तो 80 मैचों में उन्होंने ये हासिल किया था। सकलन मुश्ताक जो है वो 78 मैच लगे थे ये मुकाम हासिल करने में। बात समझ में आ रही है? तो सबसे फास्ट जो है वो सकलन मुश्ताक का नाम लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो बोल रहा है कि हु अपॉइंटेड एज नेक्स्ट इंडियन इनवॉय टू रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की अगर हम बात करते हैं तो उसके नए भारतीय दूत जो हैं वो कौन बनेंगे? वो बनेंगे मदन लाल रायगर। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा कि मदन लाल रायगर। मदन लाल रायगर के बारे में बताएं तो कांगो गणराज्य में अगला भारतीय दूत नियुक्त किया गया है इनको। और 2019 में कांगो गणराज्य के राजधानी क्या है? ब्रेजाविल है। ठीक है, राजनयिक मिशन इन्होंने खोला था, ये वहां पर भारत ने खोला था। और विशेष रूप से कांगो गणराज्य में लगभग 800 भारतीय जो हैं वो रहते हैं। कांगो की राजधानी की बात करें तो ब्रेजाविल है। और भारत की अगर विदेश मंत्री की हम बात करते हैं तो वो हैं डॉक्टर एस जयशंकर। बात समझ में आ रही है? चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैव क्रिएटेड हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स मेड ऑफ गोल्ड एंड कॉपर सल्फाइड दैट कैन किल कैंसर सेल्स यूजिंग हीट। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने सोने और तांबे के सल्फाइड से बने हाइब्रिड नैनो कण बनाए हैं जो गर्मी का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को मार सकता है? साइंस के फील्ड में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार हम अचीवमेंट जो है वो कर रहे हैं। तो एक और अचीवमेंट के तौर पर आप देखिए तो वो किसने किया है? वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसको आप IISc के नाम से भी जानते हैं, तो उन्होंने किया है। सोने और तांबे के सल्फाइड से बने हाइब्रिड नैनो कण जो है वो बनाए हैं। ये नैनो कण ताप का उपयोग करके, हीट का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को मार देंगे। ठीक है, जो कैंसर कोशिकाएं डेवलप हो रही हैं उनको ये हीट के जरिए क्या कर देंगे? उनको ये मार देंगे। वे ध्वनि तरंगों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के कैंसर का पता लगाने में भी सक्षम है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखें तो कॉपर सल्फाइड नैनो कणों का उपयोग करके कैंसर निदान में किया जा सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है उसने सोने और तांबे के सल्फाइड से बने हुए हाइब्रिड नैनो कण जो हैं उनको डेवलप किया है। ठीक है, जो हीट का यूज करके और कैंसर कोशिकाएं जो हैं उनको क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या बोल रहा है वो देखिए। रिसेंटली हु हैज टेकन ओवर द एज अ डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ स्टेट ओन्ड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आप SECI के नाम से जानते हैं। तो हाल ही में SECI का डायरेक्टर फाइनेंस जो है
वो किसे, तो नाम है उनका जोशित रंजन सिकदर, राइट। तो किसे नियुक्त किया जाएगा, डायरेक्टर फाइनेंस जोशित रंजन सिकदर को किया जाएगा। क्लियर है। केंद्रीय नवीन, अगर हम यहाँ देखें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो कौन है, तो वो राजकुमार सिंह। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी अच्छी पहल है अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टार्ट अ कैश फॉर वेस्ट स्कीम, कैश फॉर वेस्ट स्कीम जो है वो किस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा चालू किया गया है, तो वो किया गया है पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। और वेस्ट के बदले अगर देखेंगे तो कैश जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो एक यूनिट स्टैब्लिश की गई है। ठीक है, इसके लिए अगर आप देखेंगे तो एमआरएफ यूनिट के नाम से जानी जाएगी, जिसमें अगर आप देखिए तो वहां पर सूखा कचरा और गीला कचरा को क्या किया जाएगा, पर डे बेसिस पर प्रोसेस किया जाएगा। तो ये जो एमआरएफ यूनिट है वो यूनिट करेगी क्या, तो एमआरएफ यूनिट स्टैब्लिश हुई और वो एमआरएफ यूनिट जो है वो क्या करेगी, वो प्रोसेस करेगी। किसको प्रोसेस करेगी, किस बेसिस पर, तो पर डे के बेसिस पर प्रोसेस होगा। और कैसे होगा, तो 2 टन सूखा कचरा और लगभग 1.5 टन सूखा, 1.5 टन जो है वो गीला कचरा जो है उसको क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर ये जो यूनिट आप देख रहे हैं, क्योंकि ये एमआरएफ यूनिट जो है वो पूरी तरीकों से महिलाएं इसको चलाएंगी। ठीक है, पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संभाला जाएगा। इसलिए एक नाम याद रखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं, पिंक एमआरएफ। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको क्या बोलेंगे, इसको पिंक एमआरएफ के नाम से भी जाना जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हिंदी दिवस से रिलेटेड है, और राजभाषा, हिंदी दिवस अभी हाल ही में गुजरा है और राजभाषा से संबंधित ये चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही। और ये बोल रहा है कि वेयर वॉज द थर्ड ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन 14th एंड 15th सितंबर 2023। ठीक है, 14 और 15 सितंबर 2023 को तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया, तो वो आयोजित किया गया है कहाँ पर, पुणे में। ठीक है, और अभी हाल ही में हिंदी दिवस जो है अगर आप देखेंगे तो वो 14 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, और विश्व हिंदी दिवस जो है अगर पूछा जाए कि कब मनाया जाता है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलिए सर। 10 जनवरी। ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, और भारत में हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को। हाल ही में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि विच कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्चुअली फ्रॉम राजभवन इन गांधीनगर। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने के द्वारा गांधीनगर में राजभवन में आभासी रूप से किस अभियान का शुभारंभ जो है वो किया गया, तो उस अभियान का नाम है आयुष्मान भव। ठीक है, तो इसका शुभारंभ जो है वो किसने किया है, तो इसका शुभारंभ किया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोगों को
हेल्थ स्कीम से अवेयर कराना, पहला। दूसरा, उनको जो पात्र लोग हैं उनको हेल्थ कार्ड जो है वो भी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। और इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट हेल्थ स्कीम्स, और स्वास्थ्य कार्ड जो है उसको अवेलेबल कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो उज्ज्वला स्कीम से रिलेटेड है, जो पहले आई थी। वापस से कुछ उसमें नया वर्जन आपको देखने को मिलेगा, और उसी का अपग्रेडेड चीजें देखने को मिलेगी कि कनेक्शन जो है वो इंक्रीज हो गए, सिलेंडर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल गए हैं। उससे संबंधित चीजों के बारे में हम बात करेंगे। नाम है उज्ज्वला, ठीक है। चलिए, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में 2025-26 के दौरान कितने लाख रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अवधि 3 वर्ष बढ़ाए जाने को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर इसका जो टाइम ड्यूरेशन था उसको 3 साल जो है वो क्या कर दिया गया है? इंक्रीज कर दिया गया है, इसलिए ये न्यूज पे है। और कितना अगर हम देखेंगे तो 75 लाख कनेक्शन जो है वो क्या हो जाएंगे और उपलब्ध कराए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा। इसमें देखिए कि 1650 करोड़ रुपए इसकी लागत रहेगी, इसमें खर्च आएगा। दूसरे चरण की उज्ज्वला योजना के तहत पहले की तरह लाभार्थियों को एक भरा हुआ गैस सिलेंडर और एक स्टोव जो है वो मुफ्त दिया जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है उनका नाम है अनुराग ठाकुर, राइट। और उज्ज्वला योजना के तहत कितना अभी तक हम दे चुके हैं, कितने लोगों को प्रदान कर चुके हैं? तो हम 9 करोड़ 60 लाख लोगों को गैस सिलेंडर जो है वो प्रदान कर दिए। सरकार की एक अच्छी पहल थी, एक तरीके से अगर देखा जाए तो बेहतर पहल थी, क्योंकि मेनली अगर आप देखें तो ग्रामीण महिलाएं जो लकड़ी का यूज करके, जो चूल्हे का यूज करके और भोजन पकाया करती थी, तो उनमें उस धुएं के कारण जो समस्याएं हो रही थी, जो हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, उनको आपने बहुत हद तक इस सिलेंडर की, इस उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपने उसको क्या कर दिया है? कम कर दिया है। तो बेहतर पहल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या बोल रहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट्स विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ ₹7,210 करोड़ फॉर 4 ईयर। विच फेस ऑफ द ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट इज दिस? केंद्र सरकार ने 4 वर्षों के लिए 7,210 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ ई कोर्ट मिशन मोड जो है परियोजना की शुरुआत की है, उसकी मंजूरी दी है। और ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना का यह कौन सा चरण है? ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, अगर आपसे चरण पूछे तो आप बोलिए कि सर ये तीसरा चरण है। और किसके अंडर में इसकी शुरुआत की गई है? तो ई गवर्नेंस हम लगातार सुन रहे हैं, ठीक है। तो ई गवर्नेंस के अंडर में, और देखिए जब ई कोर्ट की बात करेंगे तो ई कोर्ट एक तरीके से आप देखिए तो किसका पार्ट है? ई कोर्ट जो है वो ई गवर्नेंस का ही पार्ट है, ठीक है। और जिसकी शुरुआत जो है वो कब कर दी गई थी? वो 2007 में कर दी गई थी। ई कोर्ट के बारे में अगर आप देखेंगे तो कौन चरण अगर पूछ रहा है तो आप सीधे बोलिए कि सर ये तीसरा चरण है, ठीक है, तीसरा चरण है। और फायदा क्या होगा कि जो ई सेवा केंद्र हैं, फायदा क्या है कि जो ई सेवा केंद्र हैं उनके माध्यम से न्यायिक सेवा प्राप्त की जा सकती है। बात समझ में आ रही है? तो उनके माध्यम से क्या किया जा सकता है? न्यायिक सेवा जो है वो प्राप्त की जा सकती है। तो बेहतर कदम है। और किसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? डिजिटलाइजेशन और डिजिटल इंडिया अगर आप देखेंगे तो उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया आपको हर जगह दिखाई दे रहा है इस समय, ठीक है। और लगातार हम चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लेकर आ रहे हैं। तो इससे बेहतरी ये है कि जहां भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आएगा वहां पर एक तो स्पीड में इंक्रीमेंट होगा, दूसरा हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो करप्शन दूर करेगा वो है ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रांसपेरेंसी जो है उसमें भी इंक्रीमेंट होगा,
तो ये फास्ट भी होगा, स्पीड भी होगा और ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पर बेहतर नजर आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि पीपी मुकुंदन पास्ड अवे इन कोच्चि, हु वाज ही। पीपी मुकुंदन का कोच्चि में निधन हो गया है, वे कौन थे। तो पीपी मुकुंदन का आप याद रखिएगा, पीपी मुकुंदन जो है वो कौन है, वो राजनेता हैं, वो पॉलिटिशियन, राइट। तो ये याद रखिएगा, पॉलिटिशियन है। ठीक है, वरिष्ठ भाजपा के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के पूर्व सदस्य पीपी मुकुंदन का बीते दिनों कोच्चि में निधन हो गया है। 1988 से 1995 तक भाजपा के मुख्य पद पर प्रबंध संपादक थे। 2006 से अगले एक दशक तक राज्य में भाजपा से पूरी तरीके से बाहर थे, लेकिन 2016 में वापस से भाजपा में लौट आए थे। तो बीजेपी के ये नेता हैं। ठीक है, इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये याद रखिए कि पीपी मुकुंदन का नाम आए तो आपको पता होना चाहिए कि सर राजनेता है, ये एक पॉलिटिशियन है। क्लियर है, चलिए दूसरा अगर हम बात करें तो किस राज्य सरकार ने सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, ऑनलाइन ऑफलाइन बिक्री पर जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, कौन सी सरकार है। तो वो सरकार, पटाखों का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर प्रदूषण की बात आती है तो दिल्ली जो है वो काफी प्रदूषित है। ठीक है, इसलिए यहां पर आप देखेंगे तो कौन से गवर्नमेंट का नाम आएगा, वो है दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पटाखों का प्रयोग करेंगे, जितना ज़्यादा आप, क्योंकि जैसे हम ये बोलते हैं ना कि पॉलीथीन का उपयोग जो है वो क्या है, बैन है। तो लोग ये बोलते हैं कि अगर बैन है तो हमारे कंजम्पशन पर बैन है, तो आप एक काम करिए, उसकी सेलिंग पर भी तो बैन करो ना, आप उसके प्रोडक्शन पर भी बैन करो। तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम अब दुकान ही नहीं लगाने देंगे, और दुकान नहीं लगाने देंगे तो जलाओगे कैसे, फोड़ोगे कैसे, फोड़ोगे नहीं तो पॉल्यूशन जो है वो बढ़ेगा नहीं, सांस लेना जो है वो मुमकिन हो पाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि दिल्ली में अगर आप जा रहे हैं दिवाली के टाइम पे, तो दिवाली में आप पटाखे वगैरह नहीं फोड़ पाएंगे, ये याद रखिए। अब दिल्ली का नाम आते ही अभी तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में न्यूज़ में है क्या, G20। और G20 शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में हमने देखा है दिल्ली में। और G20 में अगर आप देखिए तो भारत की अध्यक्षता जो है, भारत ने मेजबानी की है, और भारत जो है वो कब तक इसका अध्यक्ष रहेगा, तो वो अध्यक्ष रहेगा 30 नवंबर तक। और 30 नवंबर 2023 के बाद से जो अगला अध्यक्ष बन जाएगा 1 दिसंबर 2023 से, वो कौन हो गया है उसकी भी घोषणा हो गई, और वो है ब्राजील, राइट। तो यहाँ पर याद रखिए कि ब्राजील जो है वो नया अध्यक्ष है। मेजबानी आपको अगली बार देखने को कहाँ मिलेगी, ब्राजील के द्वारा देखने को मिलेगी। G20 की बात कर ही रहे हैं तो एक नाम और याद रख लीजिए, भारत मंडपम। कहाँ हुआ था, दिल्ली के प्रगति मैदान, जहां भारत मंडपम में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बात समझ में आ रही है, चलिए। और दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं उनका नाम है गोपाल राय। ठीक है, तो क्योंकि हम पर्यावरण से संबंधित चीज़ों की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है ये कि वॉल्टर अल्फ्रेड डाइड एट द एज ऑफ 103, काफ़ी लंबा इनका जीवन काल था। हु वॉज ही। ठीक है, पहले तो हम 100 के ऊपर जाते थे तो हम लगता था कि अच्छा ठीक है, एक मतलब बढ़िया एज तक आपका जीवन जो है वो देखने को मिला। अभी हमारी जो अगर आप देखें तो जीवन प्रत्याशा की बात करें तो वो बहुत कम हो गई है ना। तो अगर कोई 80-90 के ऊपर जाता है तो हमको लगता है कि अरे वाह, इतना लंबे समय तक आप जी रहे हो, तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी वही कि वॉल्टर अल्फ्रेड का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कौन थे, मैसेज करिए, कमेंट करिए, ढूंढिए, बताइए, और खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।